Hello class 12 students, welcome to the Dab Hand Learners channel. So this is the part 4 staffing chapter lecture. तो अब तक हमने पढ़ा था इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कि हम रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज से लाइक किसी और डिपार्टमेंट से किसी और ब्रांच से हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र या प्रमोशन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मतलब उसी पोस्ट पे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना और प्रमोशन मतलब एक पोस्ट से उसकी ऊपर वाली पोस्ट पे प्रमोट हो जाना, वर्टिकल मूवमेंट। सो अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब बाहर से इंडिविजुअल्स को कैसे इनवाइट करना है। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर इनवाइटिंग द एप्लीकेंट्स. सो फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. Under the direct recruitment, a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the jobs available. Like आपको कोई भी जॉब चाहिए, जॉब की पोस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खाली है, वेकेंट है, तो आप क्या करोगे, उस जॉब का नोटिस, पोस्टर, जो भी आप कहो, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे लगा दोगे कि आपको ऐसी ऐसी क्वालिटीज चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए, कैंडिडेट प्रोफाइल चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए कि ऐसे ऐसे काम होगा तो इंडिविजुअल के अंदर ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर मेंटल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज होती है ना। तो अभी उसे फिर हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, बहुत सारे रिक्रूटमेंट के बाद फिर हमें सिलेक्शन करना होता है, तो सिलेक्शन के लिए भी एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी तो डिटेल स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देना होता है जॉब का, कैंडिडेट प्रोफाइल वगैरह की, हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उस इंडिविजुअल में, तो उसका हम नोटिस बोर्ड लगा देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे. जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड the premises of an organization on the specified date and selection is done on the spot. अब एक बात बताओ, मैंने नोटिस बोर्ड लगा दिया, मैंने कि रिक्रूटमेंट की हमें ज़रूरत है, तो आई वुड राइट द डेट एंड टाइम ऑल्सो कि इस डेट पे इस टाइम पे आप लोगों को असेंबल होना है, ये जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें असेंबल होना है, फिर हम रिक्रूटमेंट में से सिलेक्शन करेंगे. तो इसका मतलब क्या है, जितने भी जॉब सीकर्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे एक स्पेसिफाइड डेट और टाइम पे, फिर हम वहीं के वहीं उनका सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे. The practice of direct recruitment is followed usually for casual vacancies of unskilled लिखा है ये, और semi-skilled jobs. Such workers are also known as casual or badly workers as they are paid remuneration on daily wage basis. तो ये जो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हो ना, नोटिस बोर्ड पे लिख रहे हो और उसके बाद जो भी लोग आएंगे, इंडिविजुअल्स आएंगे, आप उनका वहीं के वहीं सिलेक्शन कर रहे हो. डोंट यू थिंक सो ये थोड़ा वर्कर्स की पोस्ट के लिए सही होगा, या फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं और नीचे लेबर्स काम करते हैं, ये उनके लिए ही ये मेथड ज़्यादा सही है. डोंट यू थिंक सो? क्योंकि अगर आप ये सोचो कि ये सीईओ की पोस्ट के लिए हमें एक इंडिविजुअल चाहिए, तो डू यू थिंक कि हम ऐसे बाहर नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे और किसी को भी ऐसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ की पोस्ट दे देंगे? ऑब्वियसली नॉट. तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो किसके लिए होगा, या तो अनस्किल्ड जॉब्स के लिए या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए. तो इसलिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए केस स्टडी में भी आ सकता है कि वो एक कैजुअल वर्कर है, वो एक बादली वर्कर है, या कोई फैक्ट्री वर्कर है, लेबरर है, तो बताओ वो उसकी वैकेंसीज को हम कैसे फिल कर सकते हैं, थ्रू विच एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो आप कहोगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. यहाँ पे सुइटेबिलिटी भी लिखी हुई है. इट इज सुइटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज. जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनकी वैकेंसीज को फिल करने के लिए सुइटेबल है. व्हेन देयर इज रश ऑफ वर्क और व्हेन सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट. अब एक बात बताओ, अब जैसे कि लॉकडाउन गया अभी, तो लॉकडाउन की वजह से जितने भी लेबर्स होते हैं ना, वो अपने विलेज चले जाते हैं, अपने शहर चले जाते हैं, और फिर वापस नहीं आते जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं, काम दोबारा शुरू होता नहीं. तो जब तभी तभी लॉकडाउन खुलेगा और सारी ऑर्गेनाइजेशन फिर से ओपन अप होगी, तो सारे वर्कर्स तो अपने विलेजेस में होंगे, अपने शहर में होंगे. तो अब एक बात बताओ, तभी तभी अगर ऑर्गेनाइजेशन खुलेगी तो काम कौन करेगा? ओनर्स तो सारा काम अकेले कर नहीं सकते, दे आर इन नीड ऑफ वर्कर्स. तो अब वर्कर्स के लिए क्या करेंगे वो, या तो अभी हमारे वर्कर्स अगर नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट है अभी, अब बाद में ज्वाइन करेंगे,
तो तब तक के लिए हमें दूसरे वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि काम तो रुक नहीं सकता, वैसे ही लॉकडाउन में बहुत लॉस हो चुका है। तो अब क्या करेंगे ये लोग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस बोर्ड लगाएंगे कि हमें इन इन थोड़े बहुत डेज के लिए कुछ वर्कर्स चाहिए। तो ये सुइटेबल इसलिए है कि जब काम ज्यादा हो और आपके परमानेंट वर्कर्स एब्सेंट हो, अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो। एडवांटेज है इसका, दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव as it does not involve any cost of advertising like vacancies। आप नोटिस बोर्ड लगा दोगे, उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ एक्सपेंस लगेगा आपका? ऑब्वियसली नॉट। ये बहुत इजी है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, चीप है मेथड है। लेकिन चीप मेथड इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ फैक्ट्री के वर्कर्स की या लेबरर्स की पोस्ट के लिए ही अपनी वैकेंसीज फिल करनी है, इसलिए ये इनएक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इसके अंदर कोई एडवर्टाइजिंग की आपकी कॉस्ट भी नहीं लग रही है। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। I think you are clear with it. We will move on to the next, that is labor contractors. Labor contractors maintain close contacts with the laborers and they can provide the required number of unskilled workers at short notice. वो ये कह रहे हैं कि कुछ ना लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो बहुत सारे लेबर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, वो बहुत सारे लेबर्स का कांटेक्ट नंबर रखते हैं, और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है एट शॉर्ट नोटिस, वो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं टू एक्यूमुलेट द वर्कर्स, की वर्कर्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए। क्योंकि अगर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने कहा कि हमें इतने इतने वर्कर्स की जरूरत है पर अभी हो नहीं पा रहे क्योंकि अभी लॉकडाउन चला, तो उसकी वजह से सारे चले गए, तो आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो बहुत सारे उसके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सबको कॉल करेगा और अगले दिन शॉर्ट नोटिस पे सारे जो लेबर्स हैं वो आ जाएंगे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी कि जितने अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे वो सब आ जाएंगे। Workers are recruited through labor contractor who are employees of the organization। जो ये वर्कर्स आएंगे ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट से ही आएंगे, और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय। ठीक है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसी जो वर्कर्स की पोस्ट होती है, लेबर्स की पोस्ट होती है, उसके लिए ही लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का एक दूसरा मेथड होता है। इसका एक डिसएडवांटेज है, if the contractor himself decides to leave the organization all the workers employed through him will follow suit। मतलब will follow him। इसका मतलब क्या है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगले दिन बदतमीजी करने लग जाओगे तो क्या वो कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन में रुकेगा? ऑब्वियसली नॉट। और अगर कॉन्ट्रैक्टर चला गया तो उसके साथ उसके वर्कर्स नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली जाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का। थर्ड पॉइंट इज कैजुअल कॉलर्स। Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in offices. Such job seekers can be a valuable source of manpower। देखो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में या सिस्टम पे एक डेटाबेस रखती है। डेटा मतलब किन लोगों का, जो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स होते हैं। अब अनसॉलिसिटेड क्या होते हैं? अनसॉलिसिटेड होते हैं अनइनवाइटेड एप्लीकेंट्स। मतलब अनइनवाइटेड एप्लीकेंट्स वो होते हैं जिनकी जॉब नहीं लगी होती और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कहती भी नहीं है कि हमारी जॉब में वैकेंसी खाली है तो आप आके ले लो। लेकिन लेकिन क्या करते हैं ये लोग कि जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो डेटाबेस में अपनी इंफॉर्मेशन पुट ऑन कर देते हैं, डाल देते हैं इंफॉर्मेशन, ताकि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी खाली हो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी। तो कई जो रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डेटाबेस रखती है इन एप्लीकेंट्स का, और जब कोई पोस्ट खाली होती है तो ये एक वैल्यूएबल सोर्स बन सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, सबसे पहले फिर अपना डेटाबेस खोलेगी और उसमें चेक करेगी कि हमें किस इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज को मीट कर रहा है और कौन सा इंडिविजुअल हमारे लिए बेहतर रहेगा। उसके लिए उन्हें कुछ कॉस्ट भी चुकानी नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली। Okay, a list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arise। क्या होता है कि लिस्ट ऑफ सच जॉब सीकर्स प्रिपेयर्ड, तो क्या होगा, वो जो डेटाबेस जब हम खोलेंगे तो उस जॉब जो जितने भी जॉब चाहिए लोगों को उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी और फिर हम उन्हें स्क्रीन करेंगे। मतलब एक तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस है ये, कि हम स्क्रीन करते हैं टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज। जैसे ही वैकेंसी अराइज होती है हम वैसे ही उन्हें फिल कर देते हैं उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग।
एडवांटेज क्या है इसका? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज। मैंने आपसे कहा ही था कि इसकी कुछ कॉस्ट ही नहीं, हमारा सिस्टम ऑन करो, हमारे पास इतने सारे जॉब सीकर्स पहले से होंगे, तो ये बहुत ईजी होता है। लेकिन इट इज जनरली फॉर मेनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। मतलब कोई एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके लिए कैजुअल कॉलर तो हम फॉलो कर ही नहीं सकते। केस स्टडी में आधे बच्चे ये बात भूल जाते हैं, सो ध्यान रखना। तो हमने 3 पॉइंट कर चुके हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और कैजुअल कॉलर्स। तो अब हम मूव ऑन करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर। एम्प्लॉयमेंट exchanges run by the government are regarded as a good source of recruitment for unskilled and skilled operative jobs। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था वो किस वैकेंसीज को फिल करता था? कैजुअल वर्कर्स की, अनस्किल्ड वर्कर्स और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की। ओके। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की, इनकी पोस्ट को फिल करता था लेबरर्स की। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो किसकी पोस्ट को फिल करता है? अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। In some cases, compulsory notifications of vacancies to employment exchanges required by laws. Thus, employment exchanges help to match personal demand and supply by serving as link between job seekers and employers। अब देखो वो ये कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओपन कर रखा है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वो हमें जॉब देने में हेल्प करता है, जॉब सीकर्स को जॉब देने में हेल्प करता है। इसलिए वो कह रहा है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ये गुड सोर्स होता है रिक्रूटमेंट के लिए फॉर अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। और कुछ केसेस में तो ये कंपलसरी नोटिफिकेशन कंपलसरी होता है कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या वैकेंसी आपकी अगर कोई खाली है तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट करना है। इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कंपलसरी है ये। वरना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों काम करेगा जब उसे कुछ हेल्प, उससे कोई बताएगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल के ही ये एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। डोंट यू थिंक सो? तो इट इज मैंडेटरी कि इट इज मैंडेटरी इन लॉ कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी इंफॉर्मेशन दो अबाउट द वैकेंसीज। Thus, employment exchanges help to match personal demand and supply। Personal मतलब staff, तो स्टाफ की डिमांड और सप्लाई को मैच करने की हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कि जॉब सीकर्स से और एम्प्लॉयर्स से कांटेक्ट रखता है और फिर हेल्प करता है कि जैसा एम्प्लॉयर को इंडिविजुअल चाहिए, उसकी कैपेबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, उसका मेंटल इंटेलिजेंस, उसके बेसिस पे, और जो जिसको जॉब चाहिए उससे भी, उनके दोनों के साथ लिंक करके वो हेल्प करता है कि जैसा एम्प्लॉयर को इंडिविजुअल चाहिए वैसा ही इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन को मिले, जिससे जॉब सीकर को भी हेल्प मिलेगी और एम्प्लॉयर को भी हेल्प मिलेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Disadvantage: the records of employment exchange are often not up to date and many of the candidates referred by them may not be found suitable। अब क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो अप टू डेट नहीं हो पाता, अप टू डेट नहीं रहता वो अक्सर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है, एक्यूरेट नहीं होती। और कई कैंडिडेट्स जो होते हैं जो वो रेफर करते हैं वो सुइटेबल ही नहीं होते पोस्ट के। वो आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पाते, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो पर्सन्स बताता है, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है। कई बार केस स्टडीज में आ सकता है कि इन्होंने बहुत बार एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हेल्प मिली लेकिन वो अप टू डेट नहीं रहा और सुइटेबल भी नहीं था। तो बताओ वो कौन सा क्या कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा? सो यू विल से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। कुछ तो यहीं से ही सोच रहे होंगे कि एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं आया, तो अब आ गया एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। चलो देखते हैं। The practice of telecasting of vacant posts over television is gaining importance these days. The detailed requirement of the job and the qualities required to do it are publicized along with the profile of the organization where vacancy exists। तो कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जैसा कि आपको पता है, जैसी वैकेंसी खाली होती है तो वो जैसा इंडिविजुअल उस पोस्ट के लिए चाहिए वो एक स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन देके वो एक एडवर्टाइजिंग करती है टेलीविजन पे, और उससे बड़ी हेल्प भी मिलती है। क्योंकि देखो एडवर्टाइजिंग अगर आप प्राइम टाइम पे करोगे, जब ज्यादा लोग टीवी देखते हैं, लाइक जनरली नाइट टाइम पे जो फैमिली टाइम होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सब लोग टीवी देखते हैं, सो दे आर अवेयर ऑफ वेकेंट पोस्ट।
और उसकी वजह से जिन जॉब सीकर्स को जॉब चाहिए उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। ओके, सो ये था एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वैसे इट्स वेरी कॉमन, आपको पता ही होगा। 6 पॉइंट देखते हैं, वेब पब्लिशिंग। Internet is a common source of recruitment these days. There are certain websites specifically designed and dedicated for the purpose of providing information about both job seekers and job opening. Example www.naukri.com। वेब पब्लिशिंग में वो ये कह रहा है कि कुछ वेबसाइट्स तो ऐसी स्पेसिफिकली उस चीज के लिए ही खुली है जो हमें चाहिए, लाइक वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ही खुली है। जैसे नौकरी डॉट कॉम एज एन एग्जाम्पल है एक वेबसाइट जो डिजाइन है और डेडिकेटेड है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वो जॉब सीकर जॉब ओपनिंग, जहाँ पे भी वैकेंसी खाली होगी वो बताएगी, जॉब सीकर्स कौन कौन से हैं वो बताएगी। तो ये जो वेब पब्लिशिंग है, वेबसाइट्स हैं, ये कुछ ऐसी डेडिकेटेड और डिजाइंड होती हैं ताकि इंफॉर्मेशन मिले दोनों को, जॉब सीकर्स को भी और जहां वैकेंसी खाली है वहां पर भी। लाइक जॉब्स के अलावा भी बहुत सारी साइट्स होती है जो स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए होता है, लाइक बहुत सारी मैरिज साइट्स होती हैं, ठीक है, डेटिंग एप्स होते हैं। ओके, एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर्स और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। Advertisement in newspapers or trade and professional journals is generally used when a wider choice is required. जब भी आपको वाइडर चॉइस चाहिए या ज़्यादा इंडिविजुअल्स चाहिए कि ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो इंडिविजुअल्स का, हमें सिलेक्ट करने का मौका मिले और बहुत सी वैरायटीज हमें मिले तो हम अच्छे से एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकेंगे। उसके लिए अगर आपको वाइडर चॉइस चाहिए, ज़्यादा इंडिविजुअल्स चाहिए, तो आपको एडवर्टीजमेंट या तो न्यूज़पेपर्स में करना चाहिए या ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स में। इसका एडवांटेज क्या है? मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। अब देखो, जब आप टेलीविजन में एक तरीके का एडवर्टीजमेंट देते हो वैकेंसी का, तो देर इज सर्टेन लिमिट की जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है वो इतनी सेकेंड्स का होना चाहिए, इतनी मिनट्स का होना चाहिए, और ज्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आप नहीं दे पाते क्योंकि आपको हर एक चीज कवर करनी होती है। कई बार कभी कभार वैकेंसी के बारे में बताओ तो क्या पता आप जॉब डिस्क्रिप्शन ढंग से ना दे पाओ, और एडवर्टीजमेंट के लिए भी उसकी अलग से ही बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे बताना है। तो चीजें इतनी एक्यूरेट नहीं हो पाती जितना न्यूज़पेपर्स में हो पाती है। न्यूज़पेपर्स में तो आप जितनी जगह लोगे उतनी आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन आप थोड़ी सी जगह लेके भी आप ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि अगर जिसको इंटरेस्ट होगा वो जरूर देखेगा। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि थोड़ा सा भी एड बड़ा होता है तो आपकी कॉस्ट बड़ी हो जाती है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। और एडवर्टीजमेंट गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच टू चूज। अगर आप न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में, मैगजीन्स में आप डालोगे अपना एडवर्टीजमेंट, तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, ज्यादा रेंज ऑफ कैंडिडेट्स मिलेंगे, वेराइटीज मिलेगी आपको सिलेक्शन करने में। डिसएडवांटेज, इट में ब्रिंग इन अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा होंगे, भर भर के आपके पास रिस्पॉन्स आएंगे एक तरीके से, एंड मैनी टाइम्स फ्रॉम क्वाइट अनसुइटेबल कैंडिडेट्स। और कई बार उसमें से कुछ अनसुइटेबल कैंडिडेट्स भी होंगे जो सुइटेबल नहीं होंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट अप नहीं कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड बाय दिस मेथड। जितनी भी इंडस्ट्री और कॉमर्स की सीनियर पोस्ट होती हैं, पोजीशंस होती हैं, वो इसी मेथड से फिल करी जाती है। केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे पॉइंट, क्योंकि वो जनरली ना इंडस्ट्री और कॉमर्स लिख देंगे और बता देंगे कि कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए। पर अगर जिसने भी ये लाइन अच्छे से पढ़ी होगी वो जनरली सोचेगा कि ये लाइन तो जनरली इसी के लिए सुइटेबल होती है, तो यही मेथड ज्यादा सही होगा, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। 8th क्वेश्चन है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। Applicants introduced by present employees or their friends and relatives may prove to be a good source of recruitment. अब देखो ये क्या होता है। Such applicants are likely to be good employees because their background is sufficiently known. अब वो इसमें ये कह रहा है कि रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कि आप बाहर से अगर आपको रिक्रूटमेंट करना है तो आप एक काम करो, अपने एम्प्लॉयज से पूछो कि आपकी नज़र में कोई है ऐसा इंडिविजुअल जो हमारी पोस्ट की कैपेबिलिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, या जॉब डिस्क्रिप्शन हमने जैसा प्रिपेयर किया उसके हिसाब से कोई उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता हो। आप अपने एम्प्लॉयज से पूछ सकते हो ताकि वो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पूछ सके। क्योंकि देखो, अगर आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय के फ्रेंड और रिलेटिव को रखते हो तो वो दोनों साथ में काम करके खुश भी होंगे
और आपको उनके बैकग्राउंड का अच्छे से पता भी होगा, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो तो आपके साथ बहुत महीनों से या बहुत सालों से काम कर रहा है। तो अगर उसकी पहचान में कोई होगा, so it would be more easy for you. A type of preliminary screening takes place because the present employees know both the company and the candidates, and they would try to satisfy both. एक टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग भी होती है जो प्रेजेंट एम्प्लॉय, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉय जो है वो दोनों को जानता है, कंपनी को भी और अपना रिलेटिव या फ्रेंड को भी, वो जिसे भी इनवाइट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि हाँ हाँ सर, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की अगर जरूरत भी है तो वो सीख जाएगा, लेकिन ही इज मोर कैपेबल। तो ही वुड ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ। और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा एक साथ, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो सिलेक्शन अभी सही नहीं रहेगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आपको बता दूंगा। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। Placement agencies provide a nationwide service in matching personal demand and supply। जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो प्लेसमेंट्स पहुंचाती है, प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि प्लेसमेंट रेफर्स टू कि आप जो इंडिविजुअल है जो सिलेक्ट हुआ है वो पोस्ट को ऑक्यूपाई कर ले, उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर ले, ले ले। तो ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है एक नेशन वाइड सर्विस पहुंचाती है हर हर इंडिविजुअल्स को, कि ताकि जैसा स्टाफ चाहिए हमें वैसी ही जैसा स्टाफ हम डिमांड कर रहे हैं वैसी ही उसकी सप्लाई हो, मतलब हम जैसा स्टाफ डिमांड कर रहे हैं वैसा ही स्टाफ हमें मिले। सो ये हेल्प करती है कि जैसा स्टाफ डिमांड कर रहे हो वैसा ही हमें मिले। दीज एजेंसीज कंपाइल बायोडेटा ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिकमेंड सुइटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट्स। तो ये एजेंसीज क्या करती है, बायोडेटा रखती है, रेज्यूमे रखती है, सीवी रखती है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, और रिकमेंड करती है सुइटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट्स, और उनमें से जो उन्हें टॉप प्रायोरिटी लगते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज को, वो उनमें से कुछ नाम जो है वो अपने क्लाइंट्स को देती है कि इसकी इस इंडिविजुअल्स की सीवी बड़ा अच्छा है, आप एक बार देख लो, अगर पसंद आए तो आप इसे पोस्ट पे हायर कर लो। Such agencies charge fee for their services and they are useful when extensive screening is required। ये जो एजेंसीज होती हैं ये अपनी सर्विसेज की फी चार्ज करती है, क्योंकि वो इतने सारे लोगों का बायोडेटा ले रही है और उसके बाद आपको बता भी रही है, तो दे वुड चार्ज द फी फॉर देयर सर्विसेज। और ये यूजफुल भी होते हैं जब एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड होती है, मतलब जब एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग मतलब जब आप लार्ज नंबर पे सिलेक्ट करते हो ना इंडिविजुअल्स को, देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर इनवाइटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है, तो उसकी उसके लिए आप प्लेसमेंट एजेंसीज की हेल्प ले सकते हो। एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग मतलब ज्यादा स्क्रीनिंग करने में वो हेल्प करते हैं, मतलब ज्यादा एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करने में वो हेल्प करते हैं, या ज्यादा एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करने के प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो। These professional recruiters can entice the needed top executives from other companies by making the right offers। ये जो प्रोफेशनल एजेंसी सॉरी प्लेसमेंट एजेंसीज में जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, प्रोफेशनल रिक्रूटर्स, ये टेम्प्ट कर सकते हैं, ललचा सकते हैं दूसरी कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट्स को या टॉप एग्जीक्यूटिव्स को कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, और उन्हें एक राइट ऑफर भी देते हैं जिसके लालच में वो आ जाते हैं और अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। तो ये सारा काम होता है प्लेसमेंट एजेंसीज का। एक तो वो फीस चार्ज करते हैं जब ज्यादा लोगों का सिलेक्शन करना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में ज्यादा लोग होते हैं, और ये टॉप मैनेजमेंट के लोगों को भी ललचा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुला लेते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स देखते हैं अब। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट बचाने में, रिक्रूटमेंट करने में, किसका, टेक्निकल प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजरियल स्टाफ का। दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट। ये जनरली जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट को और टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट को ही ऑक्यूपाई करने में हेल्प करते हैं। दे मेंटेन डेटा बैंक ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। ये भी एक डेटा बैंक रखते हैं, डेटा रखते हैं विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स का। और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स इवन एडवर्टाइज द जॉब्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स टू रिक्रूट राइट टाइप ऑफ पर्सनल। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स क्या करती हैं, जिन्हें जिस ऑर्गेनाइजेशन को
एम्प्लॉय चाहिए, उनके बिहाफ पे ये खुद एक एडवर्टीजमेंट निकाल देती है कि जो भी बंदा, जो भी इंडिविजुअल एलिजिबल है इस जॉब के लिए, अपने आप को समझता है, तो वो आके हमें ज्वाइन करे, हमें कांटेक्ट करे। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स खुद ही एडवर्टीजमेंट निकाल देती है ऑन बिहाफ ऑफ उस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे सच्ची में उस पोस्ट पे इंडिविजुअल चाहिए। ओके, आई होप आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्लेसमेंट एजेंसी समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन लिख देना। 10th part is campus recruitment. Campus recruitment. Recruitment from educational institution is a well-established practice of businesses which is referred to as campus recruitment. देखो कुछ क्या होता है कि कुछ जो कंपनीज होती है ना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कांटेक्ट रखती है। मतलब आपके जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ कांटेक्ट रखती है, ताकि जितने भी बच्चे ग्रेजुएट होके निकलें, ये कंपनी क्या करती है, उन्हें प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। आप एक कह सकते हो प्लेसमेंट, आपने वर्ड भी सुना होगा, प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उन्हें सिलेक्ट करते हैं कि आप हमारी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट ऑफर करते हैं कि आप उसे ज्वाइन करो। ठीक है। कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा एक आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो they have become a popular source of recruitment for technical, professional and managerial jobs. जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके लिए आईआईएम, आईआईटी या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स होती है। मोस्ट प्रोबेबली तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की सबसे ज्यादा क्या कहते हैं प्लेसमेंट्स होती हैं। सो इसलिए 12th क्लास के स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको नॉर्थ कैंपस मिले, ओके, और आप अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट्स को रिसीव करो। मेहनत कर रहे हो और ना मिले वो तो लक की बात है, लेकिन अभी आपका काम है मेहनत करना, तो प्लीज मेहनत करो ताकि आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिले। क्योंकि अगर नॉर्थ कैंपस मिल गया, फिर आप उसमें बहुत डेवलप हो गए कॉलेजेस में, फिर उसके बाद आप में बहुत डेवलपमेंट मिलेगा देखने को। अब तो वैसे भी ग्रेजुएशन 4 साल की होने लगी है, 4 साल बाद आपको बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर, और फिर आप प्लेसमेंट ऑक्यूपाई करोगे, तो it would be very great for you. So many big organizations maintain a close link with the universities, institutes of management to recruit qualified personnel for various jobs. वही जितनी भी बड़ी organization होती है वो यूनिवर्सिटी के साथ क्लोज लिंक रखती है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ क्लोज लिंक रखती है, ताकि वो रिक्रूटमेंट कर सके। रिक्रूटमेंट इसलिए, कैंपस रिक्रूटमेंट इसलिए फेमस है क्योंकि इसके अंदर न्यू ब्लड आता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर न्यू आइडियाज, रूल्स, क्रिएटिविटी सब बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये 10 मेथड जरूर पसंद, क्या कहते हैं, समझ आए होंगे। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज के अब हम मेरिट्स और लिमिटेशंस को लास्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये लेक्चर यहीं खत्म कर देंगे। अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। If a company taps external sources, the existing staff will have to compete with the outsiders. They will work harder to show better performance. अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू इंडिविजुअल आता है तो सब में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। अगर कोई आपकी क्लास टीचर है, एज एन एग्जाम्पल वो इंग्लिश पढ़ाती है, और पूरे स्कूल में अभी 12th क्लास को इंग्लिश सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाती है, चारों सेक्शंस को, A B C D और जितने भी सेक्शंस है उन सबको इंग्लिश टीचर एक ही पढ़ाती है। लेकिन अब स्कूल वालों ने एक और रिक्रूटमेंट कर दिया और अब 2 सेक्शंस को दूसरी इंग्लिश टीचर पढ़ाने लग गई है और 2 सेक्शंस को वो पहले वाली टीचर ही पढ़ाती है। सो डोंट यू थिंक वो जो न्यू इंग्लिश टीचर आई होगी, या वो जो पुराने वाली इंग्लिश टीचर जो पहले से ही बच्चों को पढ़ा रही थी, उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी कि अब मेरे को ज्यादा हार्ड परफॉर्म करना है, वरना इतने सालों से वो जो जॉब कर रही है उसका सारा क्रेडिट न्यू इंग्लिश टीचर ले जाएगी। ओके, सो ये आता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। एज एन एग्जाम्पल मेरे को आपको मेरिट समझाना था, इसलिए मैंने कहा ये कि एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, और फिर जो इंडिविजुअल है वो हार्डर वर्क करता है। क्योंकि पहले तो उसकी जॉब सिक्योरिटी थी, वो उसकी मोनोपली थी कि वो ही चारों सेक्शन को पढ़ाती है, पर अब वो मोनोपली नहीं रही। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। मार्केट में अगर आप सिंगल इंडिविजुअल ही काम कर रहा है,
ठीक है, तो वो उसकी मर्जी है वो कैसा ही प्राइस रखे, लेकिन जब आसपास कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो वो अपना प्राइस ऊपर नीचे करता है। ओके, second point is wider choice. When vacancies are advertised widely, a large number of applicants from outside the organization apply. The management has a wider choice while selecting the people for employment. जब आप vacancies को advertisement करते हो उसका, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं सीट रिजर्व करने के लिए, उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, मैनेजमेंट के पास क्या होता है, वाइडर चॉइस होती है, बहुत सारी वेराइटीज होती है कि आपको इन इंडिविजुअल्स में से सिलेक्ट करना है। ओके, third point is qualified personnel. By using external sources of recruitment, the management can attract qualified and trained people to apply for vacant jobs in the ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि जब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को हम यूज करके रिक्रूटमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट को बहुत सारे क्वालिफाइड और ट्रेंड पीपल मिलते हैं और वो उन्हें ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली अगर क्वालिफाइड और ट्रेंड पीपल है रिक्रूटमेंट के टाइम तो हम उन्हें सिलेक्ट करना प्रेफर करेंगे। हम उस अनस्किल्ड को क्यों प्रेफर करेंगे, उसे फिर ट्रेनिंग सिखाओ तो हम ट्रेंड वाले पर्सन को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे ना कि वो हमारी वेकेंट जॉब्स पे अप्लाई करे। तो हम एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करते हैं तो हमें क्वालिफाइड पर्सनल भी मिलते हैं। लास्ट इज फ्रेश टैलेंट, मैंने आपको बताया था न्यू ब्लड। द प्रेजेंट एम्प्लॉयज में बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब्स टू बी फुलफिल्ड। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं वो क्या पता जो हमारी जॉब चाहिए या मार्केट में हम जो भी चेंजेस चल रहे हैं उसके हिसाब से मीटअप ना कर रहे हो, लेकिन अब जो न्यू ब्लड आएगा वो जरूर करेगा क्योंकि क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज नई जनरेशन के अलग होते हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। वाइडर चॉइस तो होगी और एक न्यू ब्लड आएगा, न्यू आइडियाज आएंगे, इनोवेशंस होगा, टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं तो उन्हें कैसे यूज करना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अगर आप न्यू जनरेशन को लाते हो तो, न्यू ब्लड को लाते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो। Okay, so limitations now we will discuss. Costly process. It is very costly to recruit staff from external sources. मैंने आपको internal sources of recruitment के टाइम में बताया था, ये तो easy है क्योंकि अपनी ब्रांच से ही आपको या अपने डिपार्टमेंट से ही या एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में ही आपको बंदे को, इंडिविजुअल को मूव करना है, शिफ्ट करना है। लेकिन लिमिटेशंस एक्सटर्नल सोर्स की ये है कि ये कॉस्टली है क्योंकि बार बार इतने मेथड्स को फॉलो करना, उसके बाद भी इंडिविजुअल्स आएंगे फिर उनका सिलेक्शन करना। तो डोंट यू थिंक अभी आप प्लेसमेंट एजेंसीज की हेल्प लोगे, वो भी अपनी फीस चार्ज करती थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स भी करेगी। ओके, सो कोई ना कोई फीस तो चार्ज करनी पड़ेगी, तो कॉस्टली प्रोसेस तो है ये। A lot of money has to be spent on advertisement and processing of application. एप्लीकेशंस भी अगर आपके पास ज्यादा होगी तो आप किनके पास जाओगे, प्लेसमेंट एजेंसीज के पास, क्योंकि जब ज्यादा स्क्रीनिंग चाहिए होती है, ज्यादा सिलेक्शन करना होता है तो वो प्लेसमेंट एजेंसीज ही काम करती है। सो ये तो था कॉस्टली प्रोसेस। सेकेंड इज लेंदी प्रोसेस। रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टेक्स अ लॉन्ग टाइम. The business has to notify the vacancies and wait for applicants to initiate the selection process. ये लेंदी प्रोसेस भी है क्योंकि अगर आपने रिक्रूटमेंट की नोटिस या एडवर्टीजमेंट आज डाला तो मे बी 1 वीक तक आपको वेट करना पड़े कि एप्लीकेंट्स आए, तो उस 1 वीक का जो हमारा लॉस है वो तो चलता ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 वीक तक हमें वेट करना पड़ेगा, तो एक तरीके से बहुत लेंदी प्रोसेस है और हमारा बहुत नुकसान भी हो जाएगा जितने दिन काम नहीं होएगा हमारा तो। ओके, सो ये एक लेंदी प्रोसेस है। थर्ड, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ. External recruitment may lead to dissatisfaction and frustration among existing employees. They may feel that their chances of promotion are reduced. So हो सकता है जैसे अभी मैंने आपको अपनी एक एज एन एग्जाम्पल इंग्लिश टीचर का एग्जाम्पल दिया था कि वो अकेले ही पढ़ा रही थी, तो अब अगर जब न्यू टीचर आ गया तो डोंट यू थिंक एक तो कंपटीशन बढ़ी गया, ऊपर से जो न्यू इंग्लिश जो पुरानी इंग्लिश टीचर होगी वो पहले सोचती होगी कि शायद मेरा प्रमोशन हो जाए या उनकी जॉब सिक्योर हो जाए। ओके, तो अब नहीं हो पाई क्योंकि अब कंपटीशन आ गया। ठीक है, तो हो सकता है कि वो इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेशन हो अपनी जॉब को लेके, उनके अंदर डिससैटिस्फैक्शन हो क्योंकि उनके प्रमोशन के चांसेस या जॉब सिक्योरिटी के चांसेस अब कम हो गए हैं। ओके, सो ये थे लिमिटेशन की प्रोसेस कॉस्टली है, लेंदी भी है और डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। डिससैटिस्फैक्शन होगी तो एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो पहले वाले स्टाफ थे, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, डीमेरिट है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन विदाउट हेजिटेशन
And if you liked my lecture, please like, comment, share, and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. And follow my Instagram link for study material and notes. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. We will meet up in the next lecture with the selection process. Bye bye.